नमस्कार दोस्तों। एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और नई लर्निंग में हम कुछ नए स्टॉक की चर्चा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। एक पुरानी स्टॉक की चर्चा करेंगे जिस पे हमने अगस्त के महीने में लर्निंग किया था और कंपनी का नाम था टेम्बो ग्लोबल कंपनी। इस पे हमने जब स्टडी किया था उसके बाद मार्केट की पोटेंशियल्स काफ़ी बेटर लगा था। उसके बाद हमने आज रिवीजन पार्ट ऑफ को समझने के प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो सितंबर तक का रिजल्टेड था उसको भी हम आज लर्निंग करेंगे। लर्निंग के बेसिस पे ये भी देखेंगे कि अर्निंग का पार्ट्स कितना रहा है इस कंपनी में। जो कंपनी देखा जाए आमतौर की भाषा में, तो कंपनी अलग अलग सेक्टर में कामकाज करती है। चाहे वो टेक्सटाइल की बात किया जाए, फैब्रिकेटेड की बात किया जाए, फैब्रिकेटेड मैन्युफैक्चर्ड की बात किया जाए, इसमें कहते हैं कि फायर लाइटिंग सॉल्यूशन से लेकर के एंटी वाइब्रेशन सॉल्यूशंस। इसके अलावा कहती है जो सोलर डिवीजन का कारोबार करती है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में करती है काम। अलग अलग सेक्टर में कंपनी का कारोबार रहा टेम्बो का, जिसमें प्रोडक्टिविटी में ढेर सारा प्रोडक्टिविटी इनके पास निकल के आती है। जहाँ पे रबर सपोर्ट्स से लेकर के और सोलर तक की बात कर रही है। तो इसकी स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल जब आप देखेंगे तो शायद अचंभित हो जाएंगे। जो अगस्त से लेकर के, यदि मैं पिछले कुछ दिनों की चार्ट को देखें, अगस्त से लेकर के, जब से लेकर के और यहाँ से लेकर के हाईर तक पहुँचना, और आज के टाइम में ये कहती है इसको लाइफ टाइम हाई की तरफ, लाइफ टाइम हाई की तरफ भागने में कामयाबी हासिल करती नजर आई है। मतलब मार्केट में लोगों का इंटरेस्ट काफी जुड़ा हुआ है। मतलब ये भी है कि 100 जो 245 के आसपास की स्टॉक प्राइस हुआ करता था, वो आजकल करीब डबल्स के आसपास से ज़्यादा पहुंच गई है। तो चलिए इन सभी कार्यों की तरफ हम जानेंगे, फंडामेंटल से टेक्निकल ट्रेंड तक की बात। जो एनएससी लिस्टेड कंपनी है, मार्केट कैप भी ज़्यादा नहीं था, करीब फिलहाल 636 करोड़ का आंकड़ा दिलाती है। बुक वैल्यू 76 का और इंट्रिंसिक वैल्यू काफ़ी वेटेड था। हमने इसी आंकड़ा के हिसाब से कहा था कि मार्केट इनके पीछे शायद हो सकती है, बेकरार बन सकती है। और इसके मैं वो जो लिंक है वो आपको आई बटन में लगा दूंगा और आप जा करके शायद देखना। जो मैंने कुछ बातें यदि ये नहीं कहा हो तो मुझे आप कमेंट करके बिल्कुल बताना। और अभी तक आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हम प्योर प्योर लर्निंग की बात करते हैं विदाउट किसी रिकमेंडेशन और एडवाइजरी को। जो डिटेल्ड की बात होती है उसमें देखा गया कि आरओसी क्या कहती है, आरओई क्या कहती है। इंट्रेंसिक वैल्यू के बेसिस पे यदि हम इंडस्ट्रियल के पी का आंकड़ा करके देखें, इसके अकॉर्डिंग आज भी क्या कहती है, ये आज भी अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। और ये अंडर वैल्यूड है तो यहाँ से नियरली यदि 50% और भी ग्रो करता है तो ये 750 को टच करना बहुत मुश्किल काम नहीं है, आराम से पार कर सकते। लेकिन क्या ऐसा सस्टेन करने लायक है या नहीं, ये तो इनकी बिजनेस मॉडल बताएगी। जहां प्रमोटर्स 55% की होल्डिंग और डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड 0.44% के आसपास की दिखाती है। रेट्स काफी ज्यादा रहा, 2.70 का। करंट रेशियो का माप थोड़ा सा कम है, 1.13 का, जो कि 10 रुपए की फेस वैल्यू पे इतना करीब करीब 24 रुपए की अर्निंग करती है। क्यों नहीं इस कंपनी के बारे में सबसे डिटेल्ड दोबारा रिवीजन करें। जो कंपनी मैन्युफैक्चर एंड द ट्रेड फैब्रिकेटेड मेटल प्रोडक्ट की बात कर, इनकी रिजल्ट की तरफ जैसे हम देखेंगे, यहाँ पे इनके पास आया है कि बिकम से मल्टी बैगर्स कैटेगरी में आई है। और मल्टी बैगर कैटेगरी में आने के पीछे कारण है कि आप इनकी रिजल्ट को पार्ट को समझिए। और इनकी जो सेल्स की ग्राफ कहती है, वो उसी आंकड़ा से इनकी स्टॉक प्राइस भी बढ़ती है, जिसमें देखा गया इविटा में करीब 25% और सेल्स में करीब करीब 40% से ज़्यादा की उछाल करती है। और ईयरली ग्रोथ की तरफ भी ध्यान देंगे तो सच कहते हैं ना, लाइफ टाइम हाई। तो लाइफ टाइम हाई तो यही है ही, लगातार हाई पे चल रही है सेल्स को लेकर के। तो कुछ एस्पेक्ट सेल्स को लेकर डिपेंड करती है, कुछ प्रॉफिट को लेकर कहती है, और कुछ एस्पेक्ट इन द ऑल ओवर हर चीज पे कहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हर एक एक्सपेक्ट को लेते हैं, चाहे वो सेल्स का एस्पेक्ट हो, प्रॉफिट का एस्पेक्ट, ऑपरेटिंग का मैटर हो। यहाँ पे ओवरऑल कंपनी ने ग्रो लगातार दर्ज किया।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी ग्रोथ दर्ज किया, नेट प्रॉफिट में डबल से ज्यादा, मतलब यहां से 200% की उछाल करती है फ्रॉम द क्यू और क्यू डेटा, बट वाई डेटा से भी इन द 200% से ज्यादा। इसी आंकड़ा से यदि ईयरली ग्रोथ की तरफ आप देखें तो करीब करीब आने वाले समय में 600 करोड़ को टच करना बहुत बड़ा मुश्किल नहीं है, आराम से टच कर जाएगी, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस लेवल ये कहता है कि सेल्स में लगातार वृद्धि है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कई बार कुछ गिरावट दर्ज कर लेती है मार्केट कंपटीशन की वजह से, लेकिन प्रॉफिट में कोई कमी नहीं रही। प्रॉफिट में कमी ना रहने के पीछे एक कारण है जो कंपनी में अदर सोर्स ऑफ इनकम काफी बेटर है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम से इंटरेस्ट को ऑब्जर्व करना, एडजस्ट करना काफी आसान काम है, इसलिए इसको डेटा को देखें। यदि रेशियोज को देखें तो रेशियोज कहती है रिस्क फ्री है। इसके अलावा की बात करें तो बैलेंस शीट के रिस्क में देखें तो कर्ज को लेकर के कर्ज काफी बढ़ा लिया कंपनी, ये इनको उनका एक सेंटिमेंटल अपडेट देता है। इसके अलावा कर्ज का यूटिलाइजेशन क्या करती है, तो कर्ज की यूटिलाइजेशन में देखा गया है कंपनी अपने पैसे को कहां पे खर्च कर रही है, तो खर्च करिए नहीं प्रोडक्टिविटीज को लेकर के, प्रोडक्टिविटीज और सेल्स को लेकर के। तो ये भी देखा गया कि कंपनी में सेल्स भी उन्होंने उधार काफी कर लिया, जो कि 141 करोड़ के आसपास की बात करती है। और 141 करोड़ के उधार की यदि बात किया जाए तो यहाँ पे बैलेंस शीट में सितंबर तक की डेटा की बात कर रहा हूँ, सितंबर तक की डेटा में उन्होंने ये नहीं कहा जो हमारा डेटर्स डे क्या था, और डेटर्स डे नियर अबाउट मान लेते हैं क्योंकि रिस्क फ्री था, तो रिस्क फ्री के अकॉर्डिंगली 141 करोड़ की डेटा की बात कर रही है। इसमें इनके प्रति जो लगाव था, तो 3 नंबर को ले लीजिए, 164 करोड़, 141 करोड़ और तीसरा नंबर है 15 करोड़। इन तीनों नंबरों को आपस में देखिए कंपेयर करके, जो भाई किसके ऊपर कितना कौन सा भारी पड़ रहा है, किसके ऊपर कौन सा रिस्क फैक्टर की बात कर रही है। क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने सेल किया, यहाँ पे उधार छोड़ा, यहाँ प्रॉफिट बुक किया, हाथ में मिला ठुल्लू, लेकिन क्या करें, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 10%, नेट प्रॉफिट मार्जिन में कितनी बनेगी, नियर अबाउट 10%। 10% तो कामकाज करती रही है, नियर अबाउट की बात करूं तो जिसके हिसाब से मार्केट में रिस्क तो है, लेकिन रिस्क नंबर ऑफ डे के हिसाब से बिल्कुल सेटिस्फाइड बैठ जाता है। और चार्ट ग्राफ कहती है, चाहे हम क्वार्टरली देख लें तो क्वार्टरली डेटा भी, सॉरी हाफ ईयरली डेटा भी इनकी क्या कर रही है, ऊंचाई में चलने में कामयाबी हासिल कर। इनकी एक डिमेरिट की बात करती है, स्ट्रॉन्ग वीकनेस की बात कर रही है इस कंपेरिजन टू दिस कंपेयर। क्यों, जितनी इन्होंने एसेट्स क्रिएट किया उससे डबल इन्होंने लायबिलिटी बढ़ा लिया, ये इनके लिए सेंटिमेंट थोड़ा सा डिमेरिट की बात करती है, लेकिन ईयरली इनको क्या करती है, सपोर्ट दे देती है। एसेट्स के बिहाफ पे लायबिलिटी थोड़ा सा कम आंकड़ा दिखाती है, जबकि साल दर साल यदि प्रॉफिट को देखें तो सस्टेनेबिलिटी के साथ वृद्धि है, प्रॉफिट में लगातार वृद्धि दर्ज करती है। स्टॉक प्राइस में तो वैसे ही वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि यदि ये सेल्स सपोर्ट दे रही है, प्रॉफिट सपोर्ट दे रही है, और डेटर्स भी सपोर्ट देती है कंपेरिजन टू द नंबर ऑफ डे को लेकर के। तो इन्वेस्टर का मूड क्या कहती है, इन्वेस्टर के मूड में देखा गया कि प्रमोटर्स के अलावा केबल और केबल पब्लिक है, यहां से एफआई और डीआई ने अपनी पोजीशन हटा लिया एज अ टाइम फ्रेम की बात। लेकिन क्या लगता है, एफआई डीआई अपनी पोजीशन नहीं रखे होंगे, बिल्कुल रखे होंगे, लेकिन उनकी परसेंटेज कम होगी, इसकी कारण वो नहीं दिखती। अब इस कंपनी में यदि सवाल है निवेशकों को, तो 43% की होल्डिंग आम पब्लिक के पास है, उस 43% में 10,000 से ज्यादा निवेशक की बात, अर्थात 10,000 लोग मिल करके मार्केट कितना, 636 करोड़ की मार्केट में बना रखी है अपनी इंटरेस्ट, जिसमें से 55% की होल्डिंग तो प्रमोटर के पास है, 2 4 5 10 लोग प्रमोटर होंगे। कंपनी डिविडेंड भी देती है, डिविडेंड के साथ साथ यदि हम उन आंकड़ों पे भी देखें लेटेस्ट अपडेट की तरफ, तो लेटेस्ट अपडेट में क्या निकल के आती है, जो कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर उन्होंने लेटेस्ट अपडेट में दिया कि रेटिंग भी अपडेट दिया था क्या, नहीं, रेटिंग तो 4 जुलाई का अपडेट था, लेकिन इनका पीपीटी आया था इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन अक्टूबर का, कहती है गियर्ड फॉर द वैल्यू क्रिएशंस को लेकर के इनका कारोबार है, इंजीनियरिंग सॉल्यूशन एंड ईपीसी का काम, डिफेंस सॉल्यूशन का काम, सोलर पावर और टेक्सटाइल,
पहले कहाँ थी कंपनी? टेक्सटाइल में, बाद में आ गई डिफेंस में, फिर इंजीनियरिंग में, फिर सोलर सेक्टर। और तीनों के तीनों सेक्टर, जो चारों सेक्टर है, उनको क्या करती है, सेगमेंट बाय डिटेल भी इन्होंने साझा किया, जो कि पेज नंबर 10 पे है। वो हम 10 नंबर पेज पे चलते हैं और ज़रा समझते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि कहाँ पे कहती है, देश में बस पेज 10 नंबर कहती है, कुछ और कहती है। टोटल यहाँ पे पेज 33 पेज की बात कर रही है, और यहाँ पे ज़रा हम समझे तो पेज की बात करती कुछ और कहती है। कहती है इन्होंने अपनी डेटा शामिल किया, इसके अलावा कहती बेनिफिट की बात करती है, 40 साल का कंपनी का एक्सपीरियंस हो चुका है, ऐसी बात करती है, जो कि बिजनेस प्रोपोर्शनेट एरिया की बात करें, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस की बात करती है। बिजनेस सेगमेंट की बात देखा जाए, पोर्टफोलियो, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर इनके पास हैवी ड्यूटी क्लैंप्स एंड द, उसके बाद फैब्रिकेशन की बात करती है, कंपोजिट की बात, फैसिलिटीज़ की बात। सेगमेंट वाइज सोल्यूशन कहा कि हमारे पास एक्सपोर्ट्स, डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटीज़ में कंपनी का कामकाज रहा। की गोइंग प्रोजेक्ट में इनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहाँ पे मेरिन्स जेटी, न्यू वाटर्स इंजेक्शन, पाइप सप्लाई के अलावा कहती है जो बोटिंग टर्मिनल, रिफाइनरीज का कार, इसके अलावा रिफाइनरी एक्सपेंशंस का काम, फ्यूल फॉर्म का काम, मोटर होटल कंस्ट्रक्शन का काम, डोमेस्टिक एंड नेशनल क्लाइंट इनके पास काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट हैं, जैसे लेंटी जैसी कंपनी, लोधास, टाटा प्रोडक्ट के अलावा देखा जाए तो जो बड़ी बड़ी कंपनी की लिस्ट है इसमें, एकॉम, इसके अलावा वी एम ई, थर्मैक्स जैसी कंपनी भी इनके क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। टेक्सटाइल बिजनेस भी है, और करंट आउटलुक इनका बुक्स जो है मार्केट में, वो करीब उन्होंने कहा कि 180 करोड़ का हमारे पास अभी ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ है। और रोड मैप की बात भी उन्होंने कहा कि हमारे पास ये सब कामकाज करने के लिए आप जैसे रोड मैप है, जिससे हम काम अच्छे से टाइम में निकाल सकते हैं। और ये इन्होंने डेटा के सामने रखा, जिसका पीपीटी मुझे काफ़ी बेटर लगा समझने के लिए। नई निवेशक इसको समझ सकता है, चाहे और क्यू का डेटा की बात करें, वाई वाई। लेकिन एक डिमेरिट है जो उन्होंने बोल दिया, जब भाई आप कैलकुलेटर लेके बैठना, तभी आप समझ में आएगी आपकी परसेंटेज क्या है, अदरवाइज तो कोई सी दूसरी वेबसाइट्स की हेल्प लेनी पड़ सकती है। पीयर्स में देखा कि अदानी अदानी इंटरप्राइजेज, लॉजिस्टिक्स और सेलो जैसी कंपनी भी शामिल है। इन सभी कंपनियों में जो टेम्बो ग्लोबल है, उसका वहाँ पे इंटरेस्ट काफ़ी कम है अभी भी निवेशकों का, लेकिन मार्केट में क्या है, किसको लेकर के, ग्रोथ को लेकर के काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस की बात करती है, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे हाई, लाइफ टाइम हाई की तरफ भागने में कामयाबी हासिल करती नजर आई, जो कि एज अ टाइम फ्रेम पिछले 5 सालों में करीब 800% से ज़्यादा उछाल करती है। और ये ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट में नई जगह बनाती नजर आई। और एक सवाल लेके चलेंगे, क्योंकि सबके मन में सवाल होता है, हमारे मन में भी सवाल होता है कि इस पोजिशन में जब मार्केट में गिरावट दर्ज करती है, उसमें करना क्या चाहिए। जैसे यहाँ पे सेंटीमेंट के बेसिस पे मार्केट में गिरावट करती है, तो कहते हैं उसको न्यूट्रल के आसपास मान करके स्टॉक मार्केट, तो रिस्क को देखना पड़ेगा, रिस्क को हमेशा मिनिमाइज एसएल के थ्रू, प्रॉफिट को हमेशा बुक करते रहना है, जिसमें कि टर्म प्लस एक्सपेक्टेशन, जिसको प्रॉफिट कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं, उनका आपस में मिला जुला असर होना चाहिए, जिसके लिए एक प्रिंसिपल होना चाहिए, खुद की फाइनेंशियल डिसीजन होना चाहिए, क्योंकि पैसे भी खुद के हैं, निवेश भी खुद का है, और रिटर्न भी खुद को ही मिलेगा। अदरवाइज कई बार एक पॉकेट से दूसरे पॉकेट में पोर्टफोलियो जानने में टाइम बिल्कुल नहीं लगता, जब तक प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे तब तक प्रॉफिट निकालते रहेंगे। मिलेंगे कुछ नई स्टडी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए न्यू कंसेप्ट के साथ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।